नमस्कार दोस्तों, अभ्युदय हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लंबा अंतराल हो गया पिछले वीडियो से एक नया वीडियो बनाने में। कुछ व्यस्तता थी जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेरा विलम्ब हो गया। आज मैं आपके लिए क्रिया और उसके भेद विषय लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसान है। काफ़ी सुना भी है आप लोगों ने कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद किस आधार पर होते हैं, उनके भेद कौन कौन से हैं। लेकिन फिर भी बच्चों ने मेरे पास मुझसे ये बोला कि मैम आप ये क्रिया के भेद खास करके जो प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं आप उन्हें बता दीजिए, इससे जुड़ा एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। सबसे पहले क्रिया और उसके भेद। क्रिया को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। नहाना, धोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि ये कुछ कार्य हो रहे हैं। ठीक है, कार्य किए जा रहे हैं। तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया और धातु दो अलग अलग चीज़ें हैं। धातु मतलब क्रिया का मूल रूप जिससे क्रियाएं बनती हैं, क्योंकि वाक्य में जब हम प्रयुक्त करते हैं क्रिया को तो उसके स्वरूप में धातु से कुछ परिवर्तन हो जाता है। कुछ उसमें प्रत्यय जुड़ जाते हैं, कुछ अन्य शब्द जुड़ जाते हैं, शब्दांश जुड़ जाते हैं और तब जाकर वो वाक्य में प्रयुक्त होने लायक बनते हैं, वाक्य के साथ सही बैठते हैं। जैसे ये कुछ धातु हैं, मतलब क्रिया के मुख्य रूप हैं जिनके साथ हम कुछ प्रत्यय लगाते हैं और तब जाकर वो वाक्य में प्रयुक्त हो पाते हैं। कभी कभी अपने मूल रूप में भी होते हैं। जैसे धोबी को कपड़े धोना है, उसे सुबह उठना है। ठीक है, तो इस तरह से जब क्रियाएं धातु से क्रियाओं में परिवर्तन, मतलब धातु और क्रिया में यही परिवर्तन होता है कि धातु क्रिया का मुख्य रूप होता है और जब उसमें कोई प्रत्यय या कुछ और शब्दांश जुड़ जाते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। और क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं जिसके आधार पर मैं दोनों को ही बताते जाऊंगी कि कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं और क्रिया के आधार पर संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर मुख्यतः दो ही भेद होते हैं, एक सकर्मक और अकर्मक। ये जब हम कारक पढ़ते हैं या कारक वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी विस्तृत रूप से बताई थी कि सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों की पहचान कैसे होती है या कर्म की पहचान कैसे होती है। तो वही चीज़ इसमें भी आती है कि जब हम क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न करते हैं, कर्म का पता करने के लिए हम दो प्रश्न करते हैं, क्या अथवा किसको। तो हमें पता चल जाता है कि वो क्रिया सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले इन वाक्यों में हम ये पहचानेंगे कि क्रिया है कौन से शब्द इसमें क्रिया का काम कर रहे हैं। अब जैसे धोबी कपड़े धोता है, पहला वाक्य जो है इसमें जो क्रिया हो रही है वो धोने की हो रही है और उसके साथ है लगा हुआ है। बच्चा रो रहा है, इसमें जो क्रिया हो रही है वो रोने की हो रही है और जिसके साथ रहा है लगा हुआ है। पिताजी घर आ गए, ये क्रिया है, इसमें आना, आ गए, और वह थक कर लेट गया। थक कर एक क्रिया है, लेट एक क्रिया है और गया एक क्रिया है। घोड़े हिनहिना रहे हैं, हिनहिनाना रहे हैं, इसमें हिनहिनाने का काम हो रहा है। माँ ने बाजार से सब्जी मंगवाई, अंतिम वाक्य में जो क्रिया है वो मंगवाने की हो रही है। तो इस तरह से हम क्रिया की पहचान करते हैं। अब उसके बाद जो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक,
उसकी पहचान करने के लिए हम जो भी क्रियाएं हैं उसमें क्या और किसको प्रश्न करके ये पता करेंगे कि वो क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक है। पहला वाक्य, धोबी कपड़े धोता है। तो हम अगर प्रश्न करते हैं कि धोबी किसको धोता है, हमें उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम प्रश्न करते हैं कि धोबी क्या धोता है, तो हमें उत्तर के रूप में कपड़े मिलेगा, जिसका अर्थ है कि ये क्रिया सकर्मक है। बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या रो रहा है, बच्चा किसको रो रहा है, कोई उत्तर नहीं है, इसका मतलब ये क्रिया अकर्मक है। पिताजी घर आ गए। पिताजी क्या आ गए, पिताजी किसको आ गए, कोई उत्तर नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। वह थक कर लेट गया। ये भी अकर्मक है, क्योंकि जब हम क्या और किसको प्रश्न करते हैं तो इसमें कोई उत्तर नहीं मिलता है। घोड़े हिनहिना रहे हैं। इसमें भी कोई उत्तर नहीं है, घोड़े किसको हिनहिना रहे हैं, घोड़े क्या हिनहिना रहे हैं, कुछ भी उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए ये भी अकर्मक है। माँ ने बाजार से सब्जी मंगवाई। अब जब हम पूछते हैं प्रश्न, माँ ने बाजार से क्या मंगवाया, तो उत्तर के रूप में हमें सब्जी मिलता है। इसका मतलब है कि ये क्रिया सकर्मक है। तो क्या और किसको प्रश्न करके हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। समस्या आती है प्रयोग अथवा रचना के आधार पर, जब हम क्रिया के भेद को पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन इसमें कुछ मुख्य भेद को ही मैं इसमें बताऊंगी। इसमें सबसे पहले तो ये सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। नाम से स्पष्ट है कि सहायक क्रिया क्या है और मुख्य क्रिया क्या है। जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो उसमें ये पता चल जाता है कि उसमें कौन सी क्रिया की जा रही है। जैसे पहले वाक्य में धोबी कपड़े धोता है, तो धोने की क्रिया हो रही है, लेकिन इस है के बिना ये वाक्य जो है ये क्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। मतलब मुख्य क्रिया तो इसमें धोना है, लेकिन है जो वो सहायक क्रिया के रूप में आता है। सहायक क्रिया हम कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं या ऐसे शब्द जो मुख्य क्रिया को पूरा करने में या पूर्ण करने में मदद करते हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक मतलब होता है सहायता करने वाले, तो जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। फिर बच्चा रो रहा है, तो इसमें जो मुख्य क्रिया है वो है रोना, रोने का काम हो रहा है, लेकिन रहा है जो वो मुख्य क्रिया की मदद कर रहा है, मुख्य क्रिया को पूरा करने में उसकी मदद कर रहा है, इसलिए रहा है जो है वो सहायक क्रिया है। तीसरा है पिताजी घर आ गए, इसमें दोनों मुख्य क्रियाएं हैं। वह थक कर लेट गया, इसमें भी मुख्य क्रिया है, लेकिन घोड़े हिनहिना रहे हैं, इसमें जो रहे हैं वो सहायक क्रिया है। अंतिम वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, तो सहायक क्रिया के अंतर्गत हम कह सकते हैं जैसे चुका था, चुका है, चुका होगा, ठीक है, या होगा, रहा है, रहा था, थे, थी। मतलब इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो मुख्य क्रिया को पूरा करने में उनकी सहायता करते हैं। तो ये तो हो गया मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में जब हम पहचानेंगे तो पहले ये देखेंगे कि उसमें मुख्य क्रिया कौन सी हो रही है और फिर उसमें सहायक क्रिया की भूमिका कौन सा शब्द निभा रहा है। अब जो संरचना के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं, सबसे पहले उसमें आता है, जैसे पहला वाक्य धोबी कपड़े धोता है, राम मंदिर जाता है, ठीक है, वह पत्र लिखता है। तो इस तरह के शब्द मतलब सामान्य क्रिया जो होती है वो किसी एक धातु से बनी होती है। सामान्य क्रिया मतलब जिस वाक्य में किसी एक ही धातु से बनी क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अच्छा, कुछ जगह ये दुविधा रहती है बच्चों को कि सामान्य क्रिया के साथ अगर सहायक क्रिया आती है तो हम उसको संयुक्त क्रिया में रख देते हैं, लेकिन नहीं, संयुक्त क्रिया अभी मैं बताऊंगी आगे। सामान्य क्रिया में एक धातु से बनी क्रिया होगी और उसमें सहायक क्रिया उसके साथ प्रयुक्त हो सकती है। जैसे पहला उदाहरण है धोबी कपड़े धोता है, इसमें धातु से बनी क्रिया धोना ही है, धो से बना हुआ है शब्द,
ठीक है। लेकिन है जो वो सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है, लेकिन जब हम संरचना के आधार पर क्रिया का भेद लिखेंगे तो उसे हम सामान्य क्रिया के अंतर्गत ही रखेंगे। ठीक है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं तो जाना जो है वो धातु से बनी क्रिया है, रहे हैं उसकी सहायता कर रहा है, तो जाना एक धातु से बनी क्रिया है, इसलिए वो सामान्य क्रिया होगी। पद परिचय में हम उसे मुख्य क्रिया के अंतर्गत भी रख सकते हैं कि जा धातु से बनी क्रिया ये मुख्य क्रिया है, और बच्चा विद्यालय जा रहा है या बच्चे विद्यालय जा रहे हैं और रहे हैं को उसका परिचय देते हुए हम कह सकते हैं कि ये सहायक क्रिया है जो कि जा धातु के मुख्य क्रिया को पूरा करने में सहायता कर रही है। तो धोबी कपड़े धोता है, माँ खाना बनाती है, बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षिका पत्र लिखती है। ठीक है, तो इस तरह के जो एक धातु से बनी क्रिया वाले वाक्य जो होते हैं या वो क्रियाएं सामान्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा वाक्य है बच्चा रो रहा है, तो ये भी संरचना के आधार पर ये एक धातु से बनी क्रिया है, इसलिए ये सामान्य क्रिया के अंतर्गत आएगी, लेकिन ये जो रहा है वो सहायक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तीसरा वाक्य है पिताजी घर आ गए। अब इसमें देखिए, इसमें आ और जा ये दोनों धातु हैं। ये दोनों क्रियाएं जो हैं वो मूल धातु से बनी हुई क्रियाएं हैं, और जब दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं एक साथ मिलकर वाक्य को पूरा करते हैं तब उन्हें हम संयुक्त क्रिया वाले वाक्य कहते हैं या संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो इसमें जैसे दो धातु वाली क्रियाएं जुड़कर क्रिया को पूरा कर रही हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रिया होगी। वह थक कर लेट गया। अब इसमें जो क्रिया है वो है थक कर लेट गया। अब लेट गया के बारे में एक धातु हो गया लेट। लेट मतलब वो अंग्रेजी वाला लेट नहीं, लेट का मतलब होता है लेटने वाला लेट। ठीक है, तो ये एक क्रिया है जिसका धातु है लेट, और गया जो कि जा का भूतकालिक रूप है। अब इसमें भी हम देखते हैं कि लेट गया में भी संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो जब हम पद परिचय देंगे तो इसमें लेटना और जाना ये दो क्रियाएं हैं जिससे मिलकर वाक्य पूरा हो रहा है। अब आते हैं इस थक कर पर। तो थक कर जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं? अभी तक हमने जो क्रिया पढ़ी है सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया। थक कर, अब देखिए ये क्रिया जो है ये मुख्य क्रिया के पहले आई है। तो जो क्रियाएं मुख्य क्रिया के पहले आती हैं और अधिकांशतः उसमें कर प्रत्यय लगा होता है, धातु में कर प्रत्यय लगता है, और ये क्रियाएं जो हैं मुख्य क्रिया के पहले आती हैं, मतलब वाक्य के बीच में आती हैं। क्रिया का स्थान क्या होता है? क्रिया का स्थान वाक्य के अंत में होता है, लेकिन पूर्वकालिक क्रियाएं जो होती हैं वो मुख्य क्रिया के पहले या फिर वाक्य के बीच में आती हैं और उनके साथ अधिकांशतः कर का प्रयोग होता है, उन्हें पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। वह थक कर लेट गया, वह दौड़कर बस पर चढ़ गया। तो इस तरह के दौड़कर, थक कर, रोकर, गाकर, जाकर, तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं जो वाक्य के बीच में आती हैं और जिनके साथ कर प्रत्यय लगता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो तीसरा भेद जो हो गया वो हो गया पूर्वकालिक। अगला जो वाक्य है उसमें है घोड़े हिनहिना रहे हैं। हिनहिनाना, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो धातु से नहीं बनती हैं, वो अन्य किसी शब्द से बनती हैं, जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से, या ध्वन्यात्मक शब्द से, या अनुकरणात्मक शब्द से। ठीक है, तो इस तरह के क्रियाओं को जैसे इसमें लिखा हुआ है घोड़े हिनहिना रहे हैं,
ठीक है। तो ये जो है इसमें कोई धातु का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसी क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जो कि धातु से नहीं बनती हैं बल्कि अन्य किसी शब्द से बनती हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं और दे रही हूँ, जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, तो टिमटिमाना जो है वो धातु से नहीं बना हुआ है, वो किसी ध्वन्यात्मक शब्द या अनुकरणात्मक शब्द से बना है, इसलिए वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे उसने अच्छी आदतें अपनाई, तो अपनाई अपना सर्वनाम से बना है, इसलिए ये भी नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, हिनहिनाना, टिमटिमाना, बरसाना, रंगना, अपनाना, तो ये सारी क्रियाएं जो है वो नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। फिर है माँ ने बाजार से सब्जी मंगवाई, शिक्षिका ने बच्चों से पत्र लिखवाया, या शिक्षिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कर्ता स्वयं वो कार्य ना करके किसी और को प्रेरित करके करवाता है, तो ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया मतलब दूसरों को प्रेरित करके वो काम कराना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे इसमें माँ ने बाजार से सब्जी मंगाई, माँ ने खुद नहीं ली, माँ ने बाजार से किसी और से सब्जी मंगवाई। तो प्रेरणार्थक क्रिया भी दो तरह की होती हैं। एक में जैसे मान लीजिए मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखवाया। फिर है मैंने पाठ पढ़ा, तो ये तो सामान्य क्रिया हो गई। मैंने पाठ पढ़ाया, अब पढ़ाया जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब प्रथम प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, और द्वितीय प्रकार की प्रेरणार्थक हो गई कि पढ़वाया। इसी तरह से पढ़ा तो स्वयं के लिए करता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कार्य करता है, और पढ़ाया मतलब जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव वो किसी और के द्वारा की जा रही है, और पढ़वाया किसी में आ प्रत्यय लगता है और किसी में आया प्रत्यय या वाया प्रत्यय लगता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक जिसको कहते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक जिसको कहते हैं। अब कुछ और हैं इसके भेद, लेकिन वो ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। जैसे एक होता है सामासिक क्रिया। सामासिक क्रिया का उदाहरण जैसे दे सकते हैं कि वह उठ बैठ नहीं सकती। अब इसमें जो उठना बैठना है, उठना बैठना दोनों ही धातु से बनी क्रियाएं हैं, और ये दोनों एक साथ मतलब इसमें एक ये सामासिक पद के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। तो ऐसी क्रियाएं जहां होती हैं उनको सामासिक क्रिया कहते हैं। वह चल फिर नहीं सकता, वह आने जाने में असमर्थ है। तो बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका हम एक साथ मतलब सामासिक पद के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम सामासिक क्रिया कहते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, और रचना के आधार पर मुख्यतः देखा जाए तो ये 5 भेद ही होते हैं। इसका प्रचलन कम है, पद परिचय में ऐसे आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि जब दो क्रियाएं एक साथ सामासिक पद के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें सामासिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो सामान्य क्रिया जब एक धातु से बनी क्रिया का प्रयोग हो, संयुक्त क्रिया जब दो मुख्य धातु से बनी क्रियाएं मिलकर एक साथ प्रयुक्त होती हैं, पूर्वकालिक क्रिया जब कोई क्रिया कर प्रत्यय के साथ मुख्य क्रिया के पहले प्रयुक्त होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया जो क्रियाएं धातुओं से मूल धातु से ना बनकर अन्य किसी शब्दों से बनती हैं
उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता किसी को प्रेरित करके क्रिया करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और सामासिक क्रिया जब दो क्रियाएं सामासिक पद के रूप में प्रयुक्त होती हैं उन्हें सामासिक क्रिया कहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको क्रिया और क्रिया के भेद समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।